नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। हाल ही में एक युद्ध उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान पर लड़ा गया था, लेकिन अब एक और युद्ध छिड़ चुका है जो लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर लड़ा जा रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ का भव्य शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज चल रही हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम के नाम पर जो पासा फेंका है, उसने सियासी पारे को ऊपर चढ़ा दिया है। देखिए योगी की शपथशाला, अखिलेश की दावेदारी। बाईस का रण फतेह, अब राज तिलक की तैयारी। योगी की शपथशाला, अखिलेश की दावेदारी। ये वही इकाना स्टेडियम है जो चुनावी दौर में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जहां भाजपा की रैली हुई तो समाजवादी पार्टी हमलावर हुई थी। लेकिन एक बार फिर से इकाना स्टेडियम सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। दरअसल भाजपा गठबंधन को 273 सीटें मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। और लखनऊ में बना यही इकाना स्टेडियम ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे। योगी सरकार पार्ट 2 के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जगह फाइनल कर दी गई है और इस बार जो योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा वो राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा, जिसका पूरा नाम है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। हम वहीं पर मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो कल रात में ही पुलिस के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया, मौका मुआयना किया और उसके बाद से यहाँ पर अब पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया है। जैसे ही सियासी गलियारों तक खबर पहुंची कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम को सजाया जा रहा है, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सक्रिय हो गए और इकाना के बहाने भाजपा पर निशाना साधा। इस सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। 10 मार्च के बाद से लगातार अखिलेश यादव खामोश चल रहे थे, लेकिन एक दिन पहले बैलेट पेपर के रिजल्ट को आधार बनाकर अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के शपथ के लिए इकाना स्टेडियम को सजाने के मामले पर बयान देकर साफ कर दिया है कि सपा के हमले लगातार जारी रहेंगे। ये पहली दफा नहीं है कि इकाना स्टेडियम को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी जब इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी किया गया था, उस वक्त भी ऐसी ही सियासी तनातनी देखने को मिली थी, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया। दरअसल लगातार योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और बताया जा रहा है कि इस इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित होगा, जिसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा कर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और फिलहाल अब इस गेट के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तो यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अंदर किस तरह से काम चल रहा है पूरी तरह से। यहाँ पर आप गेट पर देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। अंदर अगर हम दिखा रहे थे अभी जो तस्वीरें, तो समारोह के लिए जो यहाँ पर अगर बात करें तंबू कनाज जो टेंट लगना है वो सब भी पहुँचना शुरू हो चुका है। स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पौधे हैं और या फिर झाड़ी झंकार है, तो एक तरफ जहाँ पौधों की फिनिशिंग का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ जो झाड़ी झंकार है उनकी भी छटाई का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और संकेत मिल रहे हैं कि होली के बाद जल्द ही योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। फिलहाल पहले सत्ता के लिए दौर और अब शपथ के लिए चुनी गई जगह को लेकर जो सियासी तापमान बढ़ रहा है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि आगे बहुत बड़ा दंगल देखने को मिल सकता है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ इकाना स्टेडियम के पिच पर सियासी तंज कसे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काशी की सियासी पिच पर एक बाहुबली फिर से माननीय बनने के सपने देख रहा है। पूर्वांचल में अपने कारनामों से माफिया और बाहुबली के तौर पर पहचान रखने वाले ब्रजेश सिंह की बात कर रहे हैं, जो फिर से सियासी मैदान में कूद पड़े हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर वाराणसी से ब्रजेश सिंह के नाम से
पर्चे भी भरे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने भी एमएलसी चुनाव के लिए निर्दलीय पर्चा भर दिया है, जिसने एमएलसी चुनाव की जंग को और भी दिलचस्प बना दिया है। सियासत के पिच पर ब्रजेश सिंह की एंट्री। काशी के रण में उतरी बाहुबली की पत्नी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के खत्म होने के बाद अब एक और दौड़ शुरू होने जा रही है विधान परिषद चुनावों को लेकर, और हर दल, हर पार्टी अपने अपने दांव खेल रही है, जिससे विधान परिषद की 36 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके। एमएलसी चुनावों की हलचल के बीच तब सरगर्मी पड़ गई जब काशी के रण में बाहुबली ब्रजेश सिंह ने एक बार फिर से नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन ये चुनाव और भी दिलचस्प तब हो गया जब न सिर्फ बाहुबली ब्रजेश सिंह ने पर्चा भरा, बल्कि साथ ही उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया, जिसे अब माफिया से माननीय बने रहने का सेफ साइड गेम के तौर पर देखा जा रहा है। नामांकन दाखिल कर लिया आपने? बिल्कुल। अन्नपूर्णा जी, ब्रजेश सिंह जी का भी नामांकन दाखिल? जी जी। तो आपके परिवार से 2 लोगों ने नामांकन दाखिल? हाँ जी। अगर बात करें तो ये जो सीट है एक लंबे समय से, बल्कि यूँ कहें कि 1998 से आपके परिवार के पास है, तो इस जीत के पीछे की वजह हम जानना चाहेंगे कि किस तरह? जनता की वजह से। जनता का अपील हमसे हमेशा रही कि आप लड़िए, आपका परिवार साथ में रहे। तो पूर्वांचल की रक्त रंजित धरा से उठे कई नामों में से एक नाम ब्रजेश सिंह का भी रहा है, जिसने माफिया से लेकर माननीय तक बनने का सफर पूरा किया और अब उसी राह पर रहने को तत्पर है। दरअसल वाराणसी के रण की बात की जाए और ब्रजेश सिंह के सियासी सफर की बात की जाए तो एमएलसी सीट पर ब्रजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। वाराणसी में 2 बार उदयनाथ सिंह एमएलसी बने। ब्रजेश सिंह के बड़े भाई हैं उदयनाथ सिंह। 2009 में ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह बनी एमएलसी। उसके बाद 2016 में ब्रजेश सिंह एमएलसी चुने गए। ये वो सफर है जो अपराध की दुनिया से निकलने के बाद ब्रजेश सिंह ने शुरू किया था, लेकिन उससे पहले ब्रजेश सिंह के इतिहास से पूर्वांचल का जर्रा जर्रा वाकिफ है कि कैसे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच हुई अदावत ने सियासत तक को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन उसके बाद जब 1996 में मुख्तार अंसारी विधायक बने तो धीरे धीरे पहले ब्रजेश सिंह ने अपने परिवार को राजनीति में उतारा और फिर 2016 में खुद भी माननीय बन गए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं काशी के रण पर, जहां बाहुबली ब्रजेश सिंह और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय मैदान में है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन और योगी मंत्रिमंडल को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और मंगलवार को जो कसरत शुरू हुई है बुधवार को भी जारी रही। और जब नतीजे आने के बाद दूसरी बार योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, लेकिन इस बार शुभकामनाएं लेने या फिर बधाई देने के लिए योगी आदित्यनाथ का दौरा नहीं था, बल्कि सरकार के गठन और उनकी रूपरेखा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है, जिसमें कैबिनेट के साथ साथ होने वाले विधान परिषद के चुनावों के जरिए 2024 की रणनीति पर चर्चा हो रही है। अवध से इंद्रप्रस्थ तक, लखनऊ से दिल्ली तक चर्चाओं का दौर जारी, ताबड़तोड़ बैठक जारी। उत्तर प्रदेश विजय करने के बाद लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी और अब दिल्ली दरबार में उत्तर प्रदेश के नायक के विजय तिलक को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। दोपहर 1:30 बजे से ही हलचल तेज हो चली थी जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए और करीब 3 बजे यूपी सदन पहुंच गए। और फिर इंतजार होने लगा जब घड़ी में 4 बजेंगे तो देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ी बैठक शुरू होगी। दोपहर करीब 3 बजे एक एक कर उत्तर प्रदेश भाजपा कोर कमेटी सदस्यों का पहुंचना शुरू हुआ। फिर करीब 3:30 बजे योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बने भाजपा दफ्तर पहुंचे और फिर करीब 4:30 बजे बैठक की शुरुआत हुई। ये बैठक इसलिए भी अहम हो गई है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश में विजय तिलक कराने की जिम्मेदारी दी गई।
इस बैठक में योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए हैं। इसके साथ ही यूपी में सरकार के गठन को लेकर इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इसके अलावा इस बैठक में बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली इस बैठक को बेहद अहम बताया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद होली के ठीक दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह 19 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। सह पर्यवेक्षक रघुवर दास भी लखनऊ पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधानमंडल दल की बैठक होगी। विधानमंडल दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगेगी और उसके बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का पत्र सौंपा जाएगा। जरूर दिखने में ये पूरी कसरत एक औपचारिकता नजर आए, लेकिन अमित शाह की मौजूदगी अगले रण की तैयारी का आगाज है, जो 2024 में लड़ा जाएगा और उसके लिए अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार चर्चा में रहा। हर किसी का ध्यान उसी चेहरे पर टिका था और अनुमान था कि कांग्रेस अगर चुनाव जीतती है तो एक बार उसी के माथे पर विजय तिलक होगा। ये वही चेहरा है हरीश रावत का। लेकिन जैसे ही 10 मार्च को नतीजे सामने आए, न सिर्फ कांग्रेस के अंदर खाने की फूट बाहर निकल करके सामने आई, बल्कि हरीश रावत का चेहरा पोस्टर से भी गायब हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस का चेहरा नहीं बंधा जीत का सेहरा। पहाड़ पर हार हुए पोस्टर से बाहर। उत्तराखंड में सरकार बनाने का सपना संजोने वाली कांग्रेस पार्टी को सबसे जोरदार झटका लगा जब 10 मार्च को नतीजे सबके सामने आए। तो जितना बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, उससे ज्यादा बड़ा झटका हरीश रावत को था। उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत का ख्वाब संजोई बैठी कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। तो वहीं भाजपा को 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल गया। यानी एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा सरकार का रास्ता साफ हो गया और यहीं से शुरू हुआ उस टीस का बाहर आना जो चुनावों के दौरान दबी हुई थी। कहूंगा कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। इस आरोप के बाद हरीश रावत सामने आए तो भावुक थे और पहाड़ पर की गई सियासी तपस्या का हवाला देने लगे थे। पार्टी समय आने पर उसका निदान ढूंढती है, विश्लेषण करती है और वो अधिकार पार्टी को हमेशा है। और यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी चूक की है जिस चूक की वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। बुढ़ापे में शायद मेरे भाग्य में यही बता था कि मुझसे कहा गया है, जा रहा है कि मैंने टिकट बेच दिए। लेकिन हरीश रावत के लिए झटका सिर्फ इतना भर नहीं है, क्योंकि जिन पोस्टर्स की शान कभी हरीश रावत हुआ करते थे, उन पोस्टर से हरीश रावत का चेहरा गायब है। होली की शुभकामना वाले पोस्टर से कांग्रेस दफ्तर भरा पड़ा है। प्रीतम सिंह से लेकर तमाम नेताओं के चेहरे देखे जा सकते हैं, लेकिन हरीश रावत कहीं नजर नहीं आते। कार्यकर्ता का अपना मन है, वो जिसकी फोटो लगाए या ना लगाए, बट जिसने भी ये किया है, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल तौर पे एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करने के नाते ये अच्छा जो प्रेसिडेंट नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बिल्कुल फोटो भी होना चाहिए और सम्मान भी होना। यही नहीं, कांग्रेस दफ्तर की हालत भी 10 मार्च के बाद बदल गई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से इस्तीफा ले लिया और इसे नैतिकता के आधार पर लिया गया फैसला बताया जा रहा है। उसे माननीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दूंगा और हाईकमान के इशारे की इंतजार थी और कल हाईकमान की तरफ से इशारा होते ही 5 राज्यों में जहां चुनाव हुए हैं वहां के प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा गया। तो सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर।
10 मार्च को नतीजे आने के बाद से कांग्रेस नेताओं में मायूसी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। जहां यहाँ अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कल इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त मैं कांग्रेस भवन में मौजूद हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर हर रोज़ की तरह जो सूनापन रहता था वो आज भी पूरी तरह से सूनापन बना हुआ है और अध्यक्ष के कमरे में आप सामने देखेंगे तो वहाँ ताला लगा हुआ है, क्योंकि देखिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में हार के बाद जो एक तकरार शुरू हुई है बड़े नेताओं में, उसका नतीजा है कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पहले से ही कोई नेता नहीं आ रहा था, क्योंकि हार भी हुई थी। इस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस्तीफा दिया उसके बाद जो लोगों की संख्या है, नेताओं की संख्या है, वो बहुत यहाँ कम हो गई है। 22 के रण में पहाड़ पर कांग्रेस की हार सिर्फ पार्टी के लिए नहीं बल्कि हरीश रावत के लिए भी एक जोरदार झटका है, जिसे उनके बयानों से महसूस किया जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। जल्द ही मेरठ वालों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक का सफर बहुत आसान होने जा रहा है। जो दिल्ली से मेरठ की 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय होती थी, वो सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मशहूर कहावत है कि दिल्ली अब दूर नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में रहने वाले लोगों से पूछा जाए कि उन्हें मेरठ जाना है तो उनके लिए मेरठ बहुत दूर लगता है, क्योंकि दिल्ली से मेरठ जाने में अब इससे पहले 2 से 3 घंटे लगा करते थे। लेकिन अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है। ये रैपिड रेल कहा जा रहा है इस ट्रेन को, और इस ट्रेन के जरिए अब दिल्ली वासी मेरठ का सफर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर वो तय कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में दिल्ली में रह करके जो व्यापारी वर्ग है और जो परिवार रहते हैं जिनको मेरठ तक का सफर करना है, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार सिंह जी, जिनकी देखरेख में ये सारा ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या है विशेषताएं, क्या है इस रैपिड रेल की, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, रैपिड रेल जिसको हम लोग पॉपुलरली कह रहे हैं, ये एक रीजनल रेलवे सिस्टम है। हम लोग जानते हैं कि नेशनल रेलवे है जो कि इंडियन रेलवे चलाता है, या मेट्रो हम लोग देखते हैं दिल्ली में मेट्रो चलती है या किसी और शहर में मेट्रो चलती है। और जो रीजनल रेल है वो 50 से 100 किलोमीटर अगर आपको जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, उन जगहों पे आने जाने के लिए रेलवे सिस्टम अभी हमारे देश में नहीं है। और अगर हैं वो इंडियन रेलवे जो चलाता है तो वो उसमें 1-2 ट्रेनें सवेरे, 1-2 ट्रेन शाम, इस तरह का होता है। ये सिस्टम ऐसा है जिसमें कि हर 10-15 मिनट पे एक ट्रेन आपको उन सभी शहरों को जोड़ती हुई चलेगी। हर 5 से 10 किलोमीटर पे स्टॉपेज हैं। दिल्ली से मेरठ के बीच में 14 स्टॉपेजेस हैं, और इतने स्टॉपेजेस के बाद भी ये ट्रेन, जिसकी डिज़ाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, ये ट्रेन आपको 1 घंटे से कम में हर बार 55 मिनट में ही पहुंचेगी।